नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको फेमा से जुड़ी कानूनी जानकारी देंगे। फेमा का पूरा नाम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन और विदेशी व्यापार और भुगतान संबंधी कानून है। फेमा देश के बाहर व्यापार, भुगतान और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया कानून है। इस अधिनियम के तहत ईडी को विदेशी मुद्रा कानूनों और नियमों के संदिग्ध उल्लंघनों की जांच करने, उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने और उन पर जुर्माना लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। ये तो थी बुनियादी जानकारी। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता राम नरेश यादव जी। राम नरेश जी फेमा से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका इस मसले से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-612-7937 और 0120-612-7938। आप इन नंबर्स पर कॉल करके आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हों इस कानून से जुड़े हुए, उससे रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। तो फोन कीजिए और कानूनी सलाह लीजिए। राम नरेश जी, स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल और बुनियादी सवाल तो यही होता है आम लोगों के मन में कि आखिर ये जो फेरा है ये क्या होता है, इस कानून को क्यों लाया गया? कुणाल जी, सबसे पहले तो जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 है, ये भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून था जिसका मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा लेन देन को नियंत्रित करना था। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना और भुगतान विदेशी मुद्रा तथा प्रतिभूतियों से संबंधित गतिविधियों पर नियंत्रण रखना था। ये कानून 1 जनवरी 1974 को लागू हुआ और इस कानून को आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक और एनफोर्समेंट डायरेक्टर द्वारा लागू किया जाता था। अब प्रश्न ये उठता है कि ये कानून क्यों लाया गया था? जी, फेरा को उस समय लागू किया था जब भारत को विदेशी मुद्रा की गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक संकुचित अर्थव्यवस्था यानी एक क्लोज इकोनॉमी का मॉडल अपनाया था जिसमें विदेशी व्यापार और निवेश पर कड़े नियंत्रण थे। विदेशी जो मुद्रा भंडार थे देश के वो सीमित थे और फेरा का उद्देश्य था कि उन विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन पर कड़ा नियंत्रण रखना था ताकि उस भंडार को सुरक्षित रखा जा सके। जी। विदेशी निवेश, रेमिटेंस और विदेशी संस्थाओं का जो लेन देन था देश के साथ उसको नियंत्रित करना था। भारत में जितनी भी कार्यरत विदेशी कंपनियां थी उनके लिए सख्त नियम लागू किए गए थे जिसमें विदेशी इक्विटी पर एक सीमा तय की गई थी। जितने भी अवैध विदेशी मुद्रा लेन देन, काले धन और बिना अनुमति विदेशी संपत्ति रखने जैसी जो गतिविधियां थी उनको रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था। ठीक है यादव साहब, अब ये भी बता दीजिए कि आखिर जो फेमा है, फेरा के बारे में आपने बताइए, फेमा क्या होता है? फेमा भारत का कानून है जो 1999 में ये कानून आया था जिसे विदेशी मुद्रा लेन देन के प्रबंध के लिए एक अधिक उदार यानी कि फेरा से ज्यादा ये उदार कानून है और बाजार उन्मुख तरीके से इसको लागू किया गया। ये कानून 1 जून 2000 से प्रभावी हुआ। इससे पहले फेरा एग्जिस्टेंस में था जिसकी जगह फेमा ने ली। ठीक है, तो फेमा और फेरा में फिर क्या मूलभूत अंतर है सर? जी कुणाल जी, आवाज बीच में हो गई थी मेरी। जी नहीं, अब मैं ये पूछ रहा हूँ फेमा के बारे में तो खैर आप बता ही रहे हैं, वो बताइएगा और ये भी बता दीजिएगा सर कि फेमा और फेरा में फिर क्या फर्क है? जी बिल्कुल बताएंगे जी। तो फेमा को 1990 के दशक के आर्थिक उदारीकरण के संदर्भ में पेश किया था जिसका उद्देश्य बाहरी व्यापार को सुविधाजनक बनाना, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना और भारत में जो विदेशी मुद्रा है उस बाजार को सुव्यवस्थित विकास और प्रबंधन को सुनिश्चित करना था। तो जो फेमा कानून था उसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, बाहरी व्यापार को बढ़ावा देना,
और विदेशी मुद्रा प्रबंधन को एक सुविधाजनक बनाना और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना। फेमा विदेशी मुद्रा, विदेशी प्रतिभूतियां या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहरी ऋण, निर्यात, आयात, लेन देन, प्रेषण, इन सबसे संबंधित गतिविधियों को नियंत्रित करता है। फेरा के विपरीत फेमा के तहत उल्लंघन को सिविल ऑफेंस माना जाता है। फेमा के जो फेरा के अंदर वो एक क्रिमिनल ऑफेंस था, कोई भी जैसे अपराध होता है उस एक्ट के तहत, तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस था। हालांकि फेमा में इसको एक सिविल ऑफेंस माना गया जिसमें आर्थिक दंड का प्रावधान है, ना कि आपराधिक सजा। कोई जो बहुत ही हीनियस ऑफेंस हो जाता है उसको छोड़ के बाकी इसमें सिविल ऑफेंस की कैटेगरी में इसको माना गया है। फेमा का जो प्रशासन है वो आरबीआई और ईडी द्वारा जो प्रशासन उसके द्वारा निर्देशित किया जाता है। ये कानून भारत के नागरिकों, कंपनियों, विदेशी नागरिकों पर लागू होता है, चाहे वे भारत के भीतर हो या बाहर हो, यदि वे विदेशी मुद्रा से संबंधित लेन देन कर रहे हों। अब फेमा और फेरा में मुख्य क्या अंतर है, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। जी बिल्कुल। फेमा जो 1999 में आया था, उसने फेरा की जगह फेमा ने उसकी जगह ली, ताकि भारत के विदेशी मुद्रा कानून को 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद के माहौल के अनुरूप बनाया जा सके। हालांकि कुणाल जी, दोनों अधिनियम विदेशी मुद्रा लेन देन से संबंधित है, लेकिन इनके जो उद्देश्य हैं, उनके कानूनी दृष्टिकोण है, उनके प्रवर्तन तंत्र में महत्वपूर्ण अंतर है। फेरा एक नियामक और प्रतिबंधक कानून है जिसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षण के लिए विदेशी मुद्रा लेन देन पर सख्त नियंत्रण रखना था। इस अधिनियम के तहत उल्लंघन को आपराधिक अपराध माना जाता था और इसमें कठोर सजा जैसे जेल का प्रावधान था। फेरा के तहत विदेशी मुद्रा से संबंधित हर लेन देन को अवैध माना जाता था, जब तक कि उसे आरबीआई द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमति ना दी गई हो। इसके विपरीत फेमा एक प्रबंधन उन्मुख कानून है जिसका उद्देश्य भारी व्यापार को सुविधाजनक बनाना, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना और भारत के विदेशी मुद्रा बाजार के सुव्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करना है। फेमा के तहत उल्लंघन को सिविल ऑफेंस माना जाता है जिसमें आर्थिक दंड का प्रावधान है और केवल गंभीर मामलों में ही कारावास की सजा दी जाती है। फेमा का कानूनी ढांचा यह मानता है कि लेन देन वैध है जब तक कि उन्हें विशेष रूप से प्रतिबंधित ना किया गया हो, जो कि एक अधिक उदार और व्यापक अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाता है। यानी कि ये जो कानून है ये ज्यादा उदार है और पुराना कानून जो फेरा था वो ज्यादा कठोर था। जहाँ फेरा एक दंडात्मक कानून था, वहीं फेमा का उद्देश्य अनुपालन और सुधारात्मक उपायों पर केंद्रित है। इसके अतिरिक्त फेमा के तहत भारतीय निवासियों और विदेशी संस्थाओं दोनों को शामिल किया गया है, जिससे ये कानून भारत के वैश्विक आर्थिक एकीकरण के अनुकूल ये बन गया है। ठीक है यादव साहब, तो अब ये भी लोगों के मन में सवाल उठता है कि भाई फेमा को फेरा की जगह क्यों लाया गया? जी बिल्कुल, फेमा को विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम की जगह इसलिए लाया गया क्योंकि 1991 के जो 1990 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो भारत के अंदर हुई थी, उसकी आर्थिक संरचना के महत्वपूर्ण बदलाव के लिए इस कानून को लाया गया। फेरा को उस समय लागू किया गया था जब भारत को एक गंभीर विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ रहा था और देश की अर्थव्यवस्था एक क्लोज इकोनॉमी प्रणाली पर आधारित थी। फेरा का जो मुख्य उद्देश्य था वो विदेशी मुद्रा भंडार का नियंत्रण और संरक्षण करना था, जिसमें सख्त नियम और उल्लंघन के लिए आपराधिक दंड का प्रावधान था। हालांकि जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था ने वैश्विक व्यापार और विदेशी निवेश के लिए अपने दरवाजे खोले, फेरा के प्रतिबंध जो उसके कानून थे और दंडात्मक प्रावधान थे वो आर्थिक विकास में एक बाधा बनने लगे। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए फेमा को एक उदार और व्यापार अनुकूल कानून के रूप में पेश किया गया। फेमा का जो सबसे मूल उद्देश्य था, अब सख्त नियंत्रण के बजाय विदेशी मुद्रा के प्रबंधन यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, उस पर यह केंद्रित था। इसका उद्देश्य था कि भारी व्यापार को एक सुविधाजनक यानी कि इजीली उसको और इजी बनाना था और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थे उनको प्रोत्साहित करना था और जितनी भी विदेशी पूंजी थी उसके प्रवाह को सरल बनाना था। जी, तो जब फेरा को हटाकर फेमा लाया गया सर, तो कानून में क्या बदलाव किए गए?
सबसे पहले तो भारत का जो आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण था उसको ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। सबसे पहला बदलाव तो था कि विदेशी मुद्रा भंडार है उसके संरक्षण के लिए कड़े नियंत्रण और विनियमन पर केंद्रित था जी। दूसरा, विदेशी मुद्रा के प्रबंधन और सुविधा पर यह केंद्रित था। जैसे उसके अपराध का स्वरूप भी बदला। पहले क्या था, ये इसमें कोई भी इसका उल्लंघन करता था तो उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था जिसमें जेल का प्रावधान था जी। बाद में जब फेमा आया तो इसको सिविल ऑफेंस, इसके जो जितने भी उल्लंघन थे उसको सिविल ऑफेंस की कैटेगरी में लाया गया और आर्थिक दंड का एक प्रोविजन रखा गया और केवल जो गंभीर मामले थे उसमें ही जेल का प्रावधान रखा गया, जो कि ये अमेंडमेंट 2015 में ही सब्सिक्वेंटली हुई जी। 13 जो व्यक्ति को दोषी मानता था, यानी कि किसी ने कोई भी क्राइम किया हो या नहीं किया हो, तेरा सबसे पहले प्राइमरी से ही उस व्यक्ति को दोषी मानता था जब तक कि वह निर्दोष साबित ना हो जाए। लेकिन फेमा में ऐसा नहीं है। फेमा में व्यक्ति को निर्दोष माना नहीं जा सकता जब तक उसका दोष सिद्ध ना हो जाए, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है। अब मुख्य रूप से भारतीय निवासी जिस पर फेरा लागू था और विदेशी लेन देन पर इसके कड़े प्रतिबंध थे। हालांकि इसके उल्टे ये सभी निवासियों पर लागू है, अनिवासियों पर भी लागू है और जितने भी विदेशी संस्थाएं इन सब पर फेमा लागू है और ये कानून ज्यादा उससे अधिक लचीला है। जितने भी विदेशी मुद्रा के लेन देन है ये आरबीआई से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती थी फेरा में, लेकिन अब जब फेमा आया है तो इसमें विशेष रूप से जब तक कोई प्रतिबंधित ना हो विदेशी मुद्रा लेन देन के लिए सामान्य स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक। अब जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर है इसके पास जांच, गिरफ्तारी और अभियोजन के जो व्यापक अधिकार थे फेरा के तहत, लेकिन फेमा में ईडी की भूमिका जांच और दीवानी दंड एक सीमित है और एनफोर्समेंट के उपाय कम सख्त हैं। अब फर्क है कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, इसके लेन देन के बीच में कोई स्पष्ट अंतर नहीं था फेरा के तहत, लेकिन फेमा में दोनों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया, जिसमें करंट अकाउंट का लेन देन आमतौर पर उसकी अनुमति होती है और जितने भी जो कैपिटल अकाउंट है इसके लेन देन आरबीआई द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो फेमा में जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है वो एक व्यवस्थित अधिकारण और अपील प्रणाली उसमें शुरू की गई, जिसके तहत एपीलेट ट्राइब्यूनल और फॉरेन एक्सचेंज की स्थापना भी की गई। अब फेमा के उल्लंघन पर जो कानूनी कार्रवाइयां हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे, तो वही सवाल है सर। सबसे पहले जो फेमा के तहत जो प्रावधान है उनका उल्लंघन करने पर जो जुर्माना लगाया जा सकता है। ये जुर्माना उल्लंघन के आधार पर अलग अलग हो सकता है, जो अधिकतम राशि के 3 गुना भी हो सकता है या प्रत्येक उल्लंघन के लिए 2 लाख तक भी हो सकता है और कोई निरंतर उल्लंघन करता है तो उसके लिए प्रतिदिन 5,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है जब तक उल्लंघन समाप्त न हो जाए। अब आरबीआई को फेमा के तहत उल्लंघनों का निपटान करने का अधिकार है यदि उल्लंघन गंभीर है, तो मामले को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास भी रेफर किया जा सकता है। जो गंभीर मामले हैं उसमें फेमा के तहत आपराधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है और अगर दोषी पाया जा सकता है तो उसे 5 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। जी। ईडी को विदेशी मुद्रा उल्लंघनों की जांच करने और कार्रवाई करने का अधिकार है, जिसमें सर्च, सीजर, प्रॉपर्टी की जब्ती और आरोप दायर करना इसमें शामिल होता है। तो फेमा में फॉरेन एक्सचेंज या विदेशी मुद्रा को कैसे परिभाषित किया गया है, इसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए सर। फेमा की जो धारा सेक्शन 2N उसमें कहा गया है कि कोई भी विदेशी करेंसी जो भारतीय मुद्रा के अलावा कोई भी मुद्रा है जो जैसे अमेरिकी डॉलर, यूरो आदि, उसको हम विदेशी करेंसी के उसमें डेफिनेशन में आता है और विदेशी मुद्रा में जमा जैसे क्रेडिट और बैलेंस, विदेशी मुद्रा में जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट जैसे बॉन्ड, ड्राफ्ट, प्रोमिसरी नोट, ये सब फॉरेन करेंसी का पार्ट है। या कोई भी फॉरेन करेंसी में लेन देन जैसे प्रतिभूति या फेमा द्वारा निर्दिष्ट कोई भी विनिमय रूपों का लेन देन होता है, ये सब फॉरेन करेंसी के तहत
इसमें सेमा में उसमें डेफिनेशन में दिया गया है। ठीक है सर, अब एक शब्द यह भी निकलकर सामने आता है फॉरवर्ड मार्जिन, यह भी सुना जाता है, तो ये फॉरवर्ड मार्जिन का क्या मतलब होता है सर? फॉरवर्ड मार्जिन उस सुरक्षा जमा या मार्जिन को कहा जाता है जो विदेशी मुद्रा के फॉरवर्ड अनुबंधों में प्रवेश करते समय आवश्यक होता है। एक फॉरवर्ड अनुबंध एक वित्तीय समझौता होता है जिसमें दो पक्ष सहमत होते हैं कि वे भविष्य की एक निर्धारित तारीख पर एक तय विनिमय दर पर एक विशिष्ट राशि में विदेशी मुद्रा को खरीदेंगे या बेचेंगे। फॉरवर्ड मार्जिन एक प्रकार का सुरक्षा जमा होता है जिसे काउंटर पार्टी, जो कि आमतौर पर कोई वित्तीय संस्था या अधिकृत डीलर होता है, उनके द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार चढ़ाव के जोखिम से सुरक्षा के लिए ये दिया जाता है। ये सुनिश्चित करता है कि दोनों पक्ष अपने फॉरवर्ड अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करेंगे और मार्जिन आमतौर पर फॉरवर्ड अनुबंध के कुल मूल्य का 1% उसका होता है। ये वित्तीय संस्थाओं के लिए एक सुरक्षा के रूप में काम करता है जिससे काउंटर पार्टी द्वारा चूक या न के बराबर प्रदर्शन के जोखिम को कम किया जा सके। जी, अब फेडाई क्या होता है सर, जिसे फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहते हैं? फेडाई का क्या रोल होता है, लोग यह भी समझना चाहते हैं। फेडाई एक उद्योग निकाय है जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसका उद्देश्य भारत में विदेशी मुद्रा व्यापार को विनियमित करना था और उसको बढ़ावा देना था। ये विदेशी मुद्रा बाजार के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये जितने भी ऑथराइज डीलर हैं और बाजार के अपने अन्य प्रतिभागियों के लिए दिशा निर्देश, नियम और सर्वोत्तम प्रथाओं को यह स्थापित करता है और लागू करता है। अब एफडीआई की भूमिका में क्या शामिल है? एफडीआई विदेशी मुद्रा लेन देन के लिए समान प्रथाओं और प्रक्रियाओं की स्थापना करता है ताकि बाजार में एक स्थिरता और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ये सुनिश्चित करता है कि इसका सदस्य, जो कि एक ऑथराइज डीलर होता है, द्वारा किए गए विदेशी मुद्रा लेन देन आरबीआई और सेमा और अन्य कानूनों के साथ मेल खाते हों। एफडीआई अपने सदस्यों और व्यापक वित्तीय समुदायों को विदेशी मुद्रा कानून, उनकी प्रथा, बाजार प्रवृत्तियों पर प्रशिक्षण, शिक्षा और अद्यतन ये प्रदान करता है ताकि इससे जो विदेशी मुद्रा में लेन देन में शामिल व्यक्ति हैं उनको उसकी नॉलेज हो और व्यावसायिक मानकों में उनके सुधार आए। फेडाई अपने सदस्यों और ग्राहकों को बीच विवादों के समाधान के रूप में कार्य करता है। ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि बाजार में प्रतिभागी नैतिक मानकों और प्रथाओं का पालन करें। जी, ये आरबीआई और सरकार को विदेशी मुद्रा बाजार नीतियों, प्रथाओं और बाजार पर प्रभाव डालने वाले मुद्दों पर सलाह देता है, यानी कि ये एक एडवाइजरी रोल भी एक निभाता है जी। और ये निगरानी करता है कि जो इसके सदस्य हैं वो विदेशी मुद्रा विनियम और उनके दिशा निर्देशों के अनुपालन की ये निगरानी करता है जिससे विदेशी मुद्रा बाजार की ईमानदारी बनाए रखने में मदद मिलती रहे। ठीक है सर, अब एक आखिरी सवाल, विदेशी मुद्रा लेन देन में नॉस्ट्रो, वॉस्ट्रो और लॉरो बैंक अकाउंट क्या होते हैं? जी, सबसे पहले तो नॉस्ट्रो अकाउंट के बारे में चर्चा करते हैं। नॉस्ट्रो खाता वह खाता है जो एक घरेलू बैंक विदेशी बैंक में विदेशी मुद्रा में रखता है। नॉस्ट्रो शब्द जो लैटिन से लिया गया है जिसका मतलब है हमारा, तो इसका मतलब हुआ हमारा खाता हिंदी में। तो इस खाते का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय लेन देन करने और विदेशी मुद्रा भुगतान निपटाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि एक भारतीय बैंक अमेरिका में अमेरिकी डॉलर में खाता रखता है तो इसे अमेरिकी बैंक में भारतीय बैंक का नॉस्ट्रो खाता कहा जाएगा। अब वोस्ट्रो खाता नॉस्ट्रो खाते का एकदम उल्टा है, लेकिन ये विदेशी बैंक की दृष्टि से होता है। ये वह खाता है जो विदेशी बैंक एक घरेलू बैंक में घरेलू मुद्रा में रखता है। वोस्ट्रो का जो लैटिन मतलब है आपका, तो इसका मतलब हुआ हिंदी में आपका खाता। उदाहरण के लिए यदि एक विदेशी बैंक भारतीय बैंक में भारतीय रुपए में खाता रखता है तो इसे भारतीय बैंक में विदेशी बैंक का वोस्ट्रो खाता कहा जाएगा। अब लोरो खाता क्या होता है? लोरो खाता वह खाता होता है जो एक तीसरे बैंक द्वारा दूसरे बैंक के लाभ के लिए रखा जाता है। ये खाता सीधे दो पक्षों के बीच नहीं होता बल्कि इसमें एक तीसरा बैंक जो मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। लोरो खाता का उपयोग तब किया जाता है जब एक बैंक दूसरे दो बैंकों के बीच विदेशी मुद्रा लेन देन को मध्यस्थ के रूप में सुविधाजनक ये बनाता है। तो अगर इसको कानूनी संदर्भ में हम देखें तो ये खाते
FEMA के तहत विनियमित होते हैं और इन खातों से संबंधित लेन देन RBI और अन्य विदेशी मुद्रा नियमों के अनुपालन में किए जाते हैं। ये खाते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाते हैं और विदेशी मुद्रा लेन देन में एक नियामक मानकों का पालन सुनिश्चित करते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इन तमाम जानकारी से अवगत कराने के लिए। लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।